परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय कर लेते हैं सफर आसमानों की। रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसे परवाह नहीं होती है गिर जाने की, उसे परवाह नहीं होती है गिर जाने की। हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पीपीटी पर पढ़ेंगे। आज जो क्लासेस पढ़ाई गई है उसी क्लासेस को हम लोग पीपीटी पर कवर करेंगे और पीपीटी पर देखते हैं कि कितना अच्छा क्लासेस कंप्लीट होता है। ओके, तो जो क्लास 12 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे पीपीटी पर। ओके, लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। देखिए, ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश, सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश देखिए किसी वस्तु का गुण होता है। क्या है? किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या दूसरे वस्तु को प्रतिकर्षित करती है, यानी उसमें एक वैद्युतमय का गुण हो जाता है। उसमें एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी अगर विद्युत आवेश की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। अब इस विद्युत आवेश को अगर देखा जाए तो विद्युत आवेश को हम लोग क्यों से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो हम लोग देखते हैं कि जब एक पेन को उठाए और उस पेन को बाल में रगड़ देते हैं तो यह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं इस पेन को, तो कागज के टुकड़ों में क्या होता है? हलचल उत्पन्न होती है, वह इसकी ओर आकर्षित होने का प्रयास करते हैं। यानी इस पेन को जब हमने कागज से जब हमने बाल से रगड़ दिया तो यह पेन वैद्युतमय हो गई और इस वैद्युतमय के कारण यह कागज के छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। यानी सिंपल सा हम कह सकते हैं किसी वस्तु का आवेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि यह वस्तु वैद्युतमय हो गई है, इस पर कहीं ना कहीं से आवेश आ चुके हैं जिसके कारण यह अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर पा रहे। ओके, तो वैद्युत आवेश जो होता है इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर अगर चलते हैं तो ये जो आवेश है, आवेश उत्पन्न न तो किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम सिंपल सा कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। केवल इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, न ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो चार्ज है ये कैसे एक दूसरे वस्तु पर आता है, कैसे कोई वस्तु आवेशित हो जाती है, कैसे कोई वस्तु निरावेशित हो जाती है। ओके, तो देखिए कपड़े में चिंगारी, जैसे शुष्क मौसम जो होता है, सूखा मौसम होता है, बहुत तेज धूप होती है, तो देखते हैं कि जो ये कपड़े होते हैं वो एकदम कड़े हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं धूप के कारण, एकदम सूख करके। तो उन शुष्क मौसम में ये जो कपड़े होते हैं, स्वेटर होते हैं, उतारते समय हमको लगता है कि इसमें करंट की तरह अनुभव हो रहा है, इसमें चिंगारी निकलती है। यह आवेशों के ट्रांसफर के कारण होता है। ठीक है, अगर देखिए मान लेते हैं कि घर में आप हैं
आपका जो ये गैस है जल नहीं रहा है, आपके पास लाइटर खराब हो गया है, आपके पास माचिस नहीं है, उस समय आप अगर उस गैस को जलाना चाह रहे हैं, खाना बनाना चाह रहे हैं, तो आप फिजिक्स के नियमों का यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। एक चेयर पर बैठ जाइए, उस चेयर पर आप बैठे हुए हैं, कोई सूती कपड़ा या ये रुमाल, तौलिया ले लीजिए और तौलिया लेकर के किसी एक को बुला लीजिए और उसको अपने सर पर रख लीजिए और तौली को बहुत तेजी से खींचिए। फिर उसके बाद अपनी उंगली को ले जाकर इसको वहां पर गैस के जो ये खाना बनता है चूल्हे पर रखिए, देखिए आपका आग जल जाएगा। ये इस नियम से हम वहां पर इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास माचिस नहीं है, अगर हमारे पास लाइटर नहीं है, तो भी हम आग जला सकते हैं इसी आवेश के नियम से। ओके, तो आवेश देखिए, जब किसी भी निरावेशित वस्तु को, जब किसी भी दो निरावेशित वस्तुओं को, मतलब उस पर आवेश नहीं है, आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। लेकिन अगर एक वस्तु धनावेशित होती है तो दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। सिंपल सी बात है। ओके, तो इसमें यह बताया गया है कि गर्मी के समय में जब कपड़ों को और तेजी से उतारते हैं, तेजी से खींचते हैं, तो घर्षण के कारण स्पार्किंग हमको कहीं कहीं देखने को मिलती है या कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। ओके, आकाशीय बिजली, बादलों के बीच घर्षण, जब बादल जो होते हैं, बादलों में आवेश होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पानी होता है, पानी का अणुसूत्र H2O होता है। H2O अगर पानी का अणुसूत्र है, H2O मान लेते हैं कि ये H2O है, H2O, इस H2O को अगर हम तोड़ते हैं, आयनिक फॉर्म में अगर तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाता है, H2+ हो जाता है और O2 निगेटिव हो जाता है। ओके, मतलब यहां पर धनावेशित कण भी हो जाते हैं, यहाँ पर ये ऋण आवेश भी उत्पन्न होता है और धन आवेश भी उत्पन्न होता है। यानी इसी पानी को जब वाष्प में बदलते हैं, तो आयनीकरण जब होता है तो यह धनायनों में टूटता है और ऋण आयनों में टूटता है। ओके, जब यह टूटता है तो इसी से बादल बनता है, और जब बादल बनेगा तो एक धनावेशित बादल है, दूसरा धनावेशित बादल से जब हवा बहती है, जब टकराते हैं, तो उसी टकराने के कारण फलस्वरूप क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमको बहुत ही खतरनाक चमक दिखाई देती है और बहुत खतरनाक आवाज भी दिखाई देती है। यानी जब बादलों में विपरीत प्रकार के आवेश या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से टकराते हैं, तो घर्षण के कारण वहां पर बिजली चमकती है, तो ये भी आवेश के कारण ही होता है। ठीक ना। अचानक झटका, कार का दरवाजा खोलने या बस की लोहे की छड़ को छूने पर लगने वाला हल्का झटका। अचानक से कोई अगर हम क्या करते हैं, कार के दरवाजे को खोलते हैं या बस की लोहे की छड़ को क्या करते हैं, छूते हैं, तो हमें झटका महसूस होता है, यह इसी आवेश के कारण हमें प्रदर्शित होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि अनचार्ज क्लॉथ है, मतलब एक कपड़ा है जो निरावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है। एक प्लास्टिक रॉड ले लिए, प्लास्टिक की छड़ ले लिए, ठीक ना, और उस प्लास्टिक की छड़ को इस कपड़े से जब रगड़े हैं, तो देखा गया है कि जो प्लास्टिक की छड़ है वो धनावेशित हो गई है, यानी इस पर धन आवेश आ चुका है, और जो ये कपड़ा था, ये कपड़ा ऋण आवेशित हो चुका है, यानी इस पर ऋण आवेश आ गया है। रगड़ने से पहले की स्थिति आप देखेंगे तो इस पर कोई आवेश नहीं है, न तो कपड़े पर कोई आवेश है और न ही इस प्लास्टिक की रॉड पर कोई आवेश है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोई भी पदार्थ निरावेशित अवस्था में होता है,
उस पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल स्टेज में होता है। लेकिन जब किसी वस्तु से उसको रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाता है, या तो उसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं या तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ओके, तो ये चीजें हम देखे हैं कि जब हम किसी कपड़े को ये कांच की छड़ या हमने क्या कर दिया प्लास्टिक की रॉड से रगड़ देते हैं तो प्लास्टिक की रॉड धनावेशित हो जाती है और ये जो कपड़ा होता है यह ऋणावेशित हो जाता है। यानी हम आवेश को एक दूसरे वस्तु को रगड़ते हैं, यानी घर्षण विधि द्वारा आवेश को हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, या तो प्रेरण विधि द्वारा वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, या तो हम चालन विधि द्वारा वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। यानी आवेशन करने की 3 प्रक्रिया होती है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि दैनिक जीवन में इस स्थिर विद्युत का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश जो होता है अब हम लोग पढ़ेंगे स्थिर जो विद्युत, इस स्थिर विद्युत की क्या है। स्थिर विद्युत की सबसे पहले तो स्थिर का मतलब हम समझ देंगे कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको बोलेंगे कि स्थिर है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो हम उसको बोलेंगे कि यह वस्तु गतिशील है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें आवेश एक वस्तु पर स्थिर रहेगा, यानी बैठा हुआ रहेगा। यानी सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जो ये इस चैप्टर में जिन जिन टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें आवेश एक वस्तु पर संरक्षित रहेगा, एक वस्तु पर स्थिर रहेगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत की। ठीक, इससे सिलेबस में ही पढ़ेंगे। स्थिर का अर्थ का मतलब कि वह सब कुछ जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तित नहीं करता है। जैसे ये रुका हुआ है, यहाँ पर ये स्लाइड है तो ये स्थिर है क्योंकि ये समय के साथ अपना स्थान नहीं बदल रहा है। ठीक, उसे स्थिर कहा जाता है। स्थिर वैद्युतिकी का क्या मतलब होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले बलों, क्षेत्रों और विभवों का अध्ययन करते हैं। मतलब विद्युत धारा के कारण बल जो उत्पन्न होता है, जैसे वैद्युत बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, विद्युत क्षेत्र बल हो गया, ये उत्पन्न होने वाले बलों, क्षेत्रों और विभवों का अध्ययन करते हैं। इसे हम स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में कि विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश की प्रकृति क्या होती है, इसका इतिहास क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो विद्युत आवेश के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने कहा है कि विद्युत आवेश क्या है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युतमय हो जाती है, किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने का उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी प्रकृति अगर देखा जाए तो इसकी प्रकृति या तो धनात्मक हो सकती है या तो इसकी प्रकृति ऋणात्मक हो सकती है। ओके, इतिहास और इसके प्रकार। जो विद्युत आवेश होता है यह किसी पदार्थ का सबसे मौलिक गुण होता है। सबसे मौलिक गुण मतलब इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को लेके चलते हैं। ये जो आवेश होता है, अगर विद्युत धारा की परिभाषा ले तो विद्युत धारा में हम लोग सिंपल सा कहते हैं कि Q बराबर क्या हो जाता है। विद्युत धारा में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, या अगर हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T होगा। Q बराबर I इंटू T हो रहा है। यहाँ पर जो आवेश है, यह आवेश क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ये मूल राशि में नहीं आता है, ये व्युत्पन्न राशि है क्योंकि इसे मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं।
ये अगर देखा जाए विद्युत धारा, तो ये विद्युत धारा क्या है, मूल राशि। समय अगर देखा जाए तो ये भी मूल राशि है, लेकिन इन मूल राशियों की सहायता से हम जो प्राप्त करते हैं राशियां, उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यह जो आवेश है, यह आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। ओके, और इसका मात्रक अगर देखा जाए तो इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें देखिए कहा है कि आवेश क्या है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। ऐतिहासिक रूप से यूनानियों ने पाया कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो यह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यानी देखिए सिंपल सा हम कह सकते हैं विद्युत आवेश के बारे में कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहते हैं। इसको सर्वप्रथम यूनानियों ने खोज किया था। यूनानियों ने देखा था, यूनान देश के जो भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने देखा था कि ये जो अंबर की एक छड़ लिए, अंबर की छड़ लिए, अंबर एक प्रकार का जैसे लोहे की छड़ होता है, प्लास्टिक की छड़ होती है, उसी तरह से अंबर की छड़ को ऊन का कपड़ा ले लिए, एक ऊन का कपड़ा लिए, एक अंबर की छड़ लिए, और ऊन के कपड़े से जब रगड़े तो यह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। कौन? अंबर की छड़ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो उनमें कुछ अजीब लगा कि अरे जब तक इस अंबर के छड़ को रगड़े नहीं थे तब तक तो इसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी, ये किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही थी। लेकिन जो ही हम रगड़ दिए हैं, इससे ऊन से जो ही हम रगड़ दिए हैं, तो ये क्या हो गया है, ये तो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगी है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो वहां पर उस वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो ये हम आवेश के बारे में पढ़ गए। अब ये नहीं कि बहुत भारी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, नहीं। जब किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ करके वस्तु को आवेशित करते हैं तो यह केवल और केवल हल्की वस्तुओं को ही अपनी ओर क्या कर सकता है, आवेशित कर सकता है, भारी वस्तुओं को नहीं आवेशित कर सकता है। ओके, ये नहीं कि कोई छोटी छोटी वस्तुओं को रगड़ करके सोचे कि एक हम लोहे को खींच लें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड? तो ये अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो आवेश होता है, आवेश के बारे में दिया है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए वैसे तो आवेश जो होता है, आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक धनावेश होता है और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश होता है। धनावेश का मतलब कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, एक रेशम का रुमाल ले लिए, एक कांच की छड़ ले लिए, जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। मतलब जब कांच की छड़ को रेशम के रुमाल से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ होती है उस पर धन आवेश आ जाते हैं, यानी उस पर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का निकलना धनावेश कहलाता है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का आ जाना ऋणावेश कहलाता है। तो इसमें सिंपल सा ये चीज है कि जब कांच की छड़ को रेशम के रुमाल से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ऋणावेश, ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज क्या होता है कि जब प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ देते हैं या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से जब हम रगड़ देते हैं तो एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की जो छड़ होती है वह ऋण आवेशित हो जाती है, यानी बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके और कांच की छड़ या एबोनाइट की छड़ पर, प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जो प्लास्टिक की छड़ होती है या एबोनाइट की छड़ होती है वह क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। ओके,
और इतना हो गया। यानी आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश में ही इलेक्ट्रॉन आता है, धनात्मक आवेश में हम पॉजिट्रॉन को ले सकते हैं, प्रोटॉन को ले सकते हैं, इन चीजों को हम ले सकते हैं। ओके, अब देखिए आवेश के गुण की अगर बात की जाए तो जो सजातीय आवेश होते हैं यानी प्लस क्यू, अगर सजातीय आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर विजातीय आवेश है, प्लस है और माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो उसी को कह रहा है कि इन आवेशों में सजातीय आवेश अगर होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो इतना अभी तक जो पढ़े हैं ये आवेश के बारे में ही पढ़े हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा हम लोग अगर इसमें चलते हैं, जितनी भी चीजें पढ़े हैं इसको एक्सप्लेनेशन के बेस पर अगर चलें तो जो पहले क्लासेस हम लिए हैं उसकी थोड़े से स्क्रीनशॉट को यहाँ पर रख करके हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वैद्युत आवेश के बारे में ये बताया गया था, इसमें कहा गया था कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है वस्तु में, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। या इसकी परिभाषा दिए थे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युतमय हो जाती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। या एकांक समय में किसी परिपथ में बहने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं। एकांक समय में यानी Q बराबर IT होता है, समय को 1 सेकेंड ले लिए तो I का 1 में गुणा कर देंगे, I हो जाएगा। यानी एकांक समय में किसी परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है उसे ही वैद्युत आवेश कहते हैं। ये विद्युत आवेश की 4 परिभाषाएं आपको दिया गया है। एक ये परिभाषा हम दे दिए हैं, एक ये परिभाषा है, दूसरी परिभाषा अगर देखेंगे एक ये हमारी परिभाषा है, दूसरी ये परिभाषा है, तीसरी ये परिभाषा और चौथी ये परिभाषा। 4 परिभाषाएं आपको मिलेंगी विद्युत आवेश की। ये पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु वैद्युतमय हो जाती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। या एकांक समय में किसी परिपथ में बहने वाली धारा को वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखिए विद्युत आवेश को Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का जो मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है वो कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम होता है, ESU लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ESU लिखते हैं। यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में इसी आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। फिर हम जानते हैं विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q बटे T होता है। तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। तो Q बराबर I इंटू T। आवेश का SI पद्धति में मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड होगा। यानी आवेश का SI पद्धति मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होगा या आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है। और सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम होता है। तो आवेश के कितने मात्रक, 3 मात्रक होते हैं। पहला एमकेएस पद्धति में कूलाम, सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम, और एक आवेश का मात्रक होता है जिसको हम एम्पियर सेकेंड कहते हैं, ठीक है। और आवेश क्वांटीकृत नहीं होता है, इसलिए आवेश Q बराबर क्या होता है, N इंटू E होता है। इसका फार्मूला होता है जहां पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होता है। I बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, ठीक। प्रोटॉन पर भी इतने ही आवेश होते हैं। एक प्रोटॉन पर भी आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इस पर धन आवेश होता है। इस पर क्या होता है, धन आवेश होता है।
और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, एक कूलाम बराबर अगर देखा जाए, एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो एक कूलाम में 3 × 10 के आते 9 स्टेट कूलाम होते हैं। ठीक, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। स्टेट कूलाम आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है। ESU आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट इस पर देख लेते हैं, अगर आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU स्टेट कूलाम, या इसी को फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। स्थिर विद्युत कूलाम होता है। आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वह फैराडे होता है। एक फैराडे 9600 कूलाम के बराबर होता है। वैद्युत आवेश की अगर योज्यता की बात की जाए तो किसी निकाय का वैद्युत आवेश उसके अलग अलग कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय अलग अलग कणों से मिलकर बना हुआ है जिस पर आवेश +Q1 +Q2 -Q3 -Q4 है, तो वैद्युत आवेश Q बराबर ही क्या हो जाएगा, सबको बीजगणितीय योग की तरह से हम क्या कर देंगे, सिंपल सा जोड़ देते हैं। ओके, अब आवेश के प्रकार की बात की जाए तो आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के, आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के हमने दे दिया। इस आवेश के प्रकार में आवेश को मुख्यतः कितने प्रकार से दे दिया, 2 प्रकार से दे दिया। पहला हो जाएगा धनात्मक आवेश, दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश। हमने कहा कि धनात्मक आवेश में प्रोटॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, ठीक ना। और कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़ों से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है। जब ऋण आवेश की बात की तो ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन आयन ऋण आवेश में आते हैं। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। या बालों में जब कंघी किया जाता है तो जो कंघी होती है वह ऋण आवेशित हो जाती है। ओके, अब अगर देखा जाए तो कोई वस्तु धनावेशित कब होती है और कोई वस्तु ऋणावेशित कब होती है उसके बारे में देखना है। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर चले गए, जिसके कारण कांच की छड़ क्या हो गई, धनावेशित हो गई और रेशम का कपड़ा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर आ गए, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो गई और बिल्ली की खाल धनावेशित हो गई। यानी किसी वस्तु का धनावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर चले गए हैं, और किसी वस्तु का ऋणावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके उस वस्तु पर आ गए हैं। जैसे इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लेते हैं कि एक सोडियम तत्व है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी वस्तु से सोडियम को रगड़े और सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, जब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 11 प्रोटॉन होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13 हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या तो वही रहेगी। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वह वस्तु ऋणावेशित हो गई है। अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यह वस्तु धनावेशित हो जाती है। यानी किसी वस्तु का धनावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले गए। और किसी वस्तु का धनावेशित ऋणावेशित होना यह प्रदर्शित करता है कि उस वस्तु पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ओके, सिंपल सी बात यह है कि जब किसी भी नाभिक के अंदर जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये नाभिकीय आकर्षण बल से बना होता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, इसको जब भी बाहरी से ऊर्जा मिलेगी, बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो जानते ही है कि किसी को ऊर्जा मिल जाती है तो वो अपना क्षेत्र छोड़ देता है। जैसे अगर लोगों को विदेश में ज्यादा पैसा मिल रहा है
तो यहाँ की नौकरी छोड़कर लोग विदेश जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा ऊर्जा मिल रही है, ज्यादा पैसा मिल रहा है। जब ज्यादा पैसा मिलता है तो यह क्या होता है कि वह इंसान अपने देश, अपने घर परिवार, नगर गांव को छोड़ करके और विदेश चला जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। उसी तरह से इसमें भी होता है, जब बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहरी ऊर्जा मिल जाती है तो यह उस कोश को छोड़ करके और दूसरी वस्तु पर चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके चला जाएगा तो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण ये वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। ओके, तो ये है ठीक। अब फिर हम लोग पीछे चलते हैं, फिर हम लोग चलते हैं पीपीटी पर। अब देखिए चालक तथा विद्युत रोधी। अब इसमें आवेश से ही पता चलता है कि कोई वस्तु, अगर किसी वस्तु में आवेश गतिमान हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या है, वह वस्तु चालक है। और किसी वस्तु में आवेश नहीं प्रवाहित हो पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि यह वस्तु क्या है, यह वस्तु विद्युत रोधी है, या इसको कुचालक पदार्थ हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कौन वस्तु चालक होगी, कौन वस्तु विद्युत रोधी होगी यानी कुचालक होगी, यह आवेशों के गतिशीलता से हमें पता चलता है। यानी किसी वस्तु का ये मौलिक गुण जो आवेश है, इसी से पता चलता है कि किसी वस्तु में कौन सी वस्तु कुचालक होगी, कौन सी वस्तु सुचालक होगी। ठीक है, तो चालक के बारे में बता रहा है कि वे पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी वस्तु को हम चालक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश को या इलेक्ट्रॉन को जाने देते हैं कि चलो जी हमारे अंदर से तुम चले जाओ, उस पदार्थ को हम लोग चालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ होते हैं जो कहते हैं कि हे इलेक्ट्रॉन तुम आ गए, हम तुमको अंदर से जाने ही नहीं देंगे, रास्ता ही तुमको नहीं देंगे। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। मतलब विद्युत धारा को रोकने वाले पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। यानी जिस वस्तु में आवेश प्रवाहित हो जाएंगे, जो वस्तु अपने अंदर से आवेश को जाने देगी, उस पदार्थ को चालक कहेंगे, या उसी को हम चालक पदार्थ कहेंगे। ठीक ना। अब वह पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश को जाने ही नहीं देगा, उस पदार्थ को कुचालक पदार्थ कहेंगे, या उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे। अब चालक में क्या होता है, सभी धातुएं जो भी होती है, तांबा होता है, लोहा होता है, चांदी होता है, मानव शरीर, हम भी चालक हैं। इसी कारण जो एक करंट हमसे टच होता है तुरंत हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है इस तरह से करके, और हम क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये पृथ्वी भी एक ऐसा चीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश को हम भेज सकते हैं। आवेशों का ग्रहण करने वाला भंडार है पृथ्वी। इसीलिए आवेश कितना भी बड़ी मात्रा में आवेश होता है, उसको अगर अर्थ से आप कनेक्ट कर दे रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाता है। ओके, तो ये तो चालक हो गया। और अगर देखा जाए विद्युत रोधी में तो क्या होता है कि इसमें कांच आ गया, कांच में विद्युत प्रवाहित नहीं होती, प्लास्टिक आ गया, रबर आ गया, सूखी लकड़ी हो गया, नायलॉन हो गया, ये जितने पदार्थ हैं ये अपने अंदर से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, जिसके कारण इनको कुचालक कहते हैं। ओके, अब देखिए आवेशन की विधियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो आवेश है, ये आवेशन की विधियां कैसी होती हैं, कैसे किसी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, कैसे किसी वस्तु को हम निरावेशित कर सकते हैं। मतलब देखिए, चार्ज माने आवेश होता है, टीच माने पढ़ाना होता है, टीचर माने पढ़ाने वाला, तो चार्ज माने आवेश हो गया,
लेकिन चार्जर माने आवेश देने वाला, टीच माने पढ़ाना, टीचर माने शिक्षा को देने वाला, पढ़ाने वाला। ओके, तो ये जो आवेश होता है, आवेशन होता है, ये आवेशन की मुख्यतः 3 विधियां होती है। आवेशन की मुख्यतः कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है। पहला होता है चालन विधि द्वारा, दूसरा प्रेरण विधि द्वारा, तीसरा घर्षण विधि द्वारा। यानी 3 विधियों के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ओके, देखिए अब इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन ये दिखा है कि प्रेरण द्वारा कैसे हम आवेशित किसी वस्तु को हम कर सकते हैं, उसको बताया है। ठीक ना, तो प्रेरण का मतलब कि प्रेरित होकर के, जैसे क्लास में लंच हो गया तो सब बच्चे अपना भोजन कर रहे हैं, सब बच्चे अपना खेल कूद रहे हैं, एक आध लड़के रहते हैं जो बैठ करके अपना होमवर्क पूरा करते हैं, बैठ करके पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लगा दे कि अगली बेल में सबको दिखाएंगे कि ये हम लगाए। अब कोई दूसरा खेलने वाला बच्चा जब क्लास में आता देखता है, अरे ये तो पढ़ रहा है, तो उसको भी लगता है अरे हम भी तो होमवर्क नहीं किए हैं, चलो होमवर्क कर लेते हैं, इसी के साथ पढ़ लेंगे। यानी उस पढ़ते हुए बच्चे से प्रेरित होकर के और वह बच्चा क्या हो गया, पढ़ने लगा, वह भी बच्चा अपना होमवर्क पूरा करने लगा। तो इस विधि को ही प्रेरण विधि कहते हैं। प्रेरण विधि में किसी एक आवेशित वस्तु के जस्ट बगल में दूसरी निरावेशित वस्तु ले आते हैं। जब निरावेशित वस्तु ले आते हैं तो इस पर से आवेश उस पर चले जाते हैं, विपरीत आवेश जाते हैं। अगर ये पिंड है, इस पर धन आवेश है, अगर ये पिंड क्या है, धन आवेश है। देखिए ये प्रेरण विधि को बता रहा है कि जब तक इस पर कोई आवेश नहीं है तब तक कोई आवेश नहीं है। ठीक, जब ये जो गोला है, इस गोले के पास एक धनावेशित छड़ ले आते हैं, क्या ले आते हैं, धनावेशित छड़ ले आते हैं। तो जब धनावेशित छड़ ले आते हैं तो इसकी पहली सतह पर ऋण आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। देखिए ये धनावेशित छड़ ले आए तो विपरीत प्रकृति का ऋण आवेशित ये ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है। ठीक ना, लेकिन इसके संपर्क में कोई दूसरा पिंड अगर रखे हैं, गोला रखे हैं, तो यह क्या हो गया, जितना इस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ है उतना ही इस पर, जितना इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ उतना इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन में दे रहा है, वही चीजों को रिप्रेजेंट किया है कि एक धनावेशित कांच की छड़ को ले आया है और इस गोलक के पास ले आया है, तो जितना धनावेश इस पर था उतना ही विपरीत प्रकृति के ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। उसके जस्ट बगल में ये देखो चिपका के रखे थे, जब चिपका के रखे थे तो क्या हुआ, जिस पर इसकी एक सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ तो दूसरी सतह पर क्या आ गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया। लेकिन जब छोड़ दिए तो क्या हो गया, वही कंडीशन रहा। ठीक है, लेकिन अब इसको हम हटा देंगे, इस रॉड को अगर हटा देते हैं तो देखिए कि यह जो गोलक था, इन दोनों गोलकों पर एक विशेष प्रकार के एक दूसरे के विजातीय आवेश इस पर आ जाएंगे। यानी प्रेरण विधि द्वारा हम किसी निरावेशित गोले को भी आवेशित कर लिए हैं। ओके, इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे रहा है कि बिना संपर्क के आवेशन, किसी उदासीन पिंड को किसी आवेशित वस्तु के भौतिक संपर्क में लाए बिना आवेशित करने की प्रक्रिया। ये देखिए भौतिक संपर्क में है लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन जब इसको कांच की छड़ के नजदीक ले आए हैं, कांच की छड़ इसके पास ले आए हैं, मतलब इसको टच नहीं कराए हैं, हमने टच नहीं कराया है, लेकिन उसके पास बस ले आए हैं, तो प्रेरण द्वारा प्रेरित होकर के इस पर विपरीत प्रकार के आवेश आ गए हैं। ठीक, अब ये चिपके हुए थे, ये एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, जो ये कांटेक्ट को हटा दिए तो भी यह विपरीत प्रकृति के आवेश इस पर आवेशित है, यह गोला आवेशित है। और यहाँ पर इस फोर्थ कंडीशन में हम इस कांच की छड़ को हटा भी दिए हैं, तब पर भी देखिए ये गोले क्या हो गए हैं, आवेशित हो गए हैं। यानी इस विधि को हम लोग प्रेरण विधि कहते हैं, जिसमें
बिना कांटेक्ट के हम क्या कर सकते हैं, एक निरावेशित वस्तु को आसानी से आवेशित कर पाते हैं। ठीक है, फिर एक ध्रुवीकरण होता है। जब पास में कोई आवेशित छड़ लाई जाती है तो उदासीन गोले के भीतर आवेश पुनर्गठित हो जाते हैं। ध्रुवीकरण का मतलब कि यही निरावेशित वस्तु के पास जब हम क्या आवेशित छड़ ले गए हैं तो इसमें क्या हो गया है, विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो गए हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी पर धनावेश है, इसको पृथ्वी से अगर हम जोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाता है, पिंड पुनः निरावेशित अवस्था में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आवेश के हम मूल गुण के बारे में पढ़ेंगे कि आवेशों का व्यवहार क्या होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसमें देखिए आवेश का मूल गुण में क्या है। आवेश कहता है कि हम एडिटिव सिस्टम को अपनाते हैं, यानी किसी निकाय पर कुल आवेश उसके विभिन्न भागों पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये कहता है कि भाई ऐसा है कि देखिए हम क्या करेंगे कि अगर किसी वस्तु पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरी वस्तु पर माइनस क्यू आवेश है, तीसरी वस्तु पर प्लस क्यू आवेश है, 2q आवेश है, चौथी वस्तु पर -3q आवेश है, तो कह रहा है कि कुल जो आवेश होता है वह इनकी योग का, इनके बीजगणितीय योग के ये बराबर होता है। यह इसके क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जो आवेश होता है यह योज्यता के नियम को प्रदर्शित करता है। ओके, एडिटिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फिर संरक्षण, संरक्षण करता है कि किसी पृथक्कृत निकाय जो है का कुल आवेश सदैव संरक्षित होता है। आवेश को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए सिंपल सा चीज क्या होता है, सिंपल सा चीज में हम ये कहते हैं कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी आवेश संरक्षण के नियम के हिसाब से हम सिंपल सा कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर क्वांटीकरण देख लीजिए। क्वांटीकरण क्या होता है, प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाने वाले सभी आवेश सदैव एक न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुणज होते हैं। यानी ये जो आवेश होता है यह इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में क्या होता है, आगे बढ़ता है। यानी सिंपल सा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 5/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 7/3 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब आवेश जो रहता है वह भिन्न में नहीं उड़ सकता है, वह केवल और केवल पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए अगर तो वही बताया गया है कि आवेश क्या है, एक अदिश राशि होता है। आवेश कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक,
चूंकि आवेश एक अदिश राशि है इसलिए इसे सीधे जोड़ा जा सकता है, चिन्हों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जो भी आवेश होते हैं, पहला आवेश प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है, तीसरा माइनस Q3 अगर है तो उसको सिंपल सा हम जोड़ देते हैं, यानी आवेश बीजगणितीय योग के नियम को प्रदर्शित करता है। संरक्षण का उदाहरण, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जो जितना आवेश छड़ पर आता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर आ जाता है, यानी कुल आवेश शून्य होता है। यानी सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिया गया, कांच की छड़ एक हम ले लिए, जब इसमें ये बताया है कि कांच की छड़ को क्या कर दिए, ये कांच की छड़ हमने ले लिया और इसको ये रेशम का कपड़ा ले लिया, रेशम का कपड़ा। जब कांच की छड़ को हम क्या कर दिए, रेशम के कपड़े से हम रगड़ देते हैं, तो कह रहा है कि जो कांच की छड़ होती है वह धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, ये धनावेशित हो जाती है। मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके और इस पर चला गया, तो इस पर 5 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जब इस पर 5 इलेक्ट्रॉन गया है तो क्या होगा बताइए, 5 इलेक्ट्रॉन गया है तभी तो इस पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, तो 5 धनावेश यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, यानी ये वस्तु धनावेशित हो गई है, ये वस्तु ऋणावेशित हो गई है। तो जितना है 5 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस में, यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, 5 प्रोटॉन ये धन में हो गए, तो ये क्या हो गया 5 प्लस 5 माइनस, तो फिर कुल मिलाकर के आवेश कितना होता है, शून्य ही होता है। यानी बीजगणितीय योग अगर देखा जाए आवेशों का, तो उनके उनके चिन्हों के साथ हम लिख देते हैं, और जो आवेश होता है वह किसी वस्तु पर क्या होता है, संरक्षित होता है। जितना आवेश कोई वस्तु जितना धनावेशित होता है उतना ही ऋणावेशित होता है, जिसके कारण आवेश क्या होता है, किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी पिंड का कुल आवेश निम्नलिखित सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। आवेश का एक ही फार्मूला है और वह फार्मूला यही है, Q बराबर N इंटू E, जहां पर N क्या होता है, N पूर्णांक होता है, पूर्णांक के जगह पर 1 2 3 4 लिख सकते हैं, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। ओके, अब चलते हैं हम कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम क्या कहता है, अब कूलाम के नियम को जानने के लिए हमने सबसे पहले अगर देखेंगे कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियम में ये आ जाएगी। कूलाम के नियम में कहा गया सिंपल सा कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर आवेश पहला Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, वे एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, क्योंकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ अगर ले लेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। और फिजिक्स में हमेशा अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर में जब करते हैं तो एक नियतांक जोड़ देते हैं, इस नियतांक का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक नियतांक बोलते हैं,
इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और इस एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ओके, यानी ये जो क्या है, यानी ये जो आवेश है, इन दोनों ये दो आवेश होते हैं, इन आवेशों के बीच कितना आकर्षण बल कार्य कर रहा है, कितना प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसको बताने के लिए इस कूलाम साहब ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस कूलाम के नियम में कहा गया कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम के नियम में हम सिंपल सा हम देख लिए हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। ओके, अब अगर देखेंगे हम तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि कूलाम के नियम पर जो क्वेश्चन लगेंगे वे कैसे क्वेश्चन लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 3 + 3 माइक्रोकूलाम है, -3 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाले कूलामिक बल की गणना करो। तो पहला आवेश है 3 माइक्रोकूलाम, 3 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोकूलाम को जब कूलाम में बदलते हैं तो 10⁻�6 लगा देते हैं। दूसरा आवेश है -3 माइक्रोकूलाम, तो -3 माइक्रोकूलाम का मतलब -3 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। इनके बीच की दूरी दे दिया 30 सेंटीमीटर, तो बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमेशा मीटर में बदल देंगे, तो 30 × 10⁻⁶ क्या हो जाएगा? 1/100 हम लिख देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1/100 लिख देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। तो 3 × 10⁻⁻, नीचे 1 है, ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁻1 हो जाएगा। तो इनके बीच की दूरी ये इतनी हो गई। हम जानते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F बराबर, इसका मान फिक्स होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। Q1 देखिए पहला 3 × 10⁻⁶ हम लिख दिए। Q2 कितना है? 3 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6। उनके बीच की दूरी कितना है? 3 × 10⁻⁻1, तो 3 × 10⁻⁻1 इसका होल स्क्वायर हम लिख दिए। देखिए 9 × 3 × 3 को एक जगह हम लिख दिए, 10⁻⁶ 6 12 हो जाएगा, 12 में से 9 हो जाएगा तो -3 हम लिख देंगे। 3 का स्क्वायर कर दिए 9, और 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर दिए 10⁻⁻2, 9 से 9 कट गया, 3 × 9 हो जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻+2 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 9 × 10⁻⁻1 या 10⁻⁻1 है, नीचे ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा बटा में, तो 9/10 यानी 0.9 न्यूटन का बल इन दोनों आवेशों के बीच क्या लगेगा? कूलामी बल लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो एक और क्वेश्चन है कि 4 × 10⁻⁻8, 4 × 10⁻⁻8 और 6 × 10⁻⁻4 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच लगने वाले कूलामी बल की गणना कीजिए। तो देखिए पहला आवेश है 4 × 10⁻⁻8, दूसरा आवेश है 6 × 10⁻⁻4, उनके बीच की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 × 10⁻⁻1 हो जाएगा, यानी उनके बीच की दूरी 2 × 10⁻⁻1 मीटर हो गया। तो पहला आवेश ये है 4 × 10⁻⁻8, दूसरा आवेश है 6 × 10⁻⁻4, उनके बीच की दूरी कितना है? 2 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमको कूलाम का नियम का फार्मूला पता ही है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये चीजें, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 होगा, और Q1 Q2/r² हमारा सिंपल सा
ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा हमारा फार्मूला हो जाएगा। और इसी फार्मूले पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए 1/4 की वैल्यू तो हमको पता है 9 गुणे 10 के आते 9 होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। पहला आवेश देखा जाए तो 4 गुणे 10 के आते -7 दिया ही है। दूसरा आवेश देखा जाए तो 6 गुणे 10 के आते -4 दिया ही है। उनके बीच की दूरी दिया है 2 गुणे 10 के आते -1, इसका स्क्वायर होगा। अगर देखिए इस कूलम से एक कूलम कट गया, कूलम कट गया कि नहीं, एक कूलम एक कूलम, 2 कूलम से कूलम स्क्वायर कट गया, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बचा। अब फिर देखिए 9 गुणे 4 गुणे 6 एक जगह हम लिख दिए 9 गुणे 4 गुणे 6, फिर उसके बाद क्या 10 के याद से 9 लिख दिए, 8 4 अगर कर देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 गुणे 10 के आते -2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर से हाई मीटर स्क्वायर जो बचा था ये कट गया, बस न्यूटन बचा। 4 से हाई काट दिए तो देखिए 9 छक्का क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54 गुणे 10 के आते 12 में से 9 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 10 के आते -2 ऊपर ले जाएंगे 10 के आते +2 हो जाएगा, तो 54 गुणे 3 में से 2 जाएगा 1, तो 54 गुणे 10 के आते -1 यानी 54/10 हो जाएगा। 54/10 का मतलब 5.4 न्यूटन का बल लगेगा, यानी 4 गुणे 10 के आते -7 कूलम और 6 गुणे 10 के आते -4 कूलम के दो आवेश अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं एक दूसरे से, कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो 4 गुणे 10 के आते 8 और ये क्या है, ये 6 गुणे 10 के आते -4 कूलम है, ठीक ना, आवेश है। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वह 5.4 न्यूटन के बराबर होगा। ओके, तो अब फिर चलते हैं, तो कूलम का नियम हम लोग समझ गए कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो कूलम का नियम खत्म, फिनिश। अब नेक्स्ट चलते हैं, कूलम के नियम के अलावा हमारा क्या था, अब था हमारा ये कूलम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण अगर दिया जाए तो दो कूलम का नियम जो है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को यहाँ पर उसने लिख दिया था, उसी को सिंपल सा लिखा गया था कि ये F इज प्रोपोर्शनल टू क्या, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इसको सिंपल सा जब किया गया था तो कहा गया था कि F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई r²। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो K ले लिया है, F इज इक्वल टू K उसने लिख करके और Q1 Q2 बाई r² हमारा भी लिख करके फार्मूला बना दिया और इसी फार्मूले को यहाँ पर लिख दिया, जहां पर K बराबर 1/4 होता है और इसकी लगभग में जो वैल्यू होती है वह 9 गुणे 10 के आते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के बराबर होती है। देखिए हम जानते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि में परिमाण तो होता ही नहीं, अरे परिमाण होता है लेकिन दिशा होती नहीं। लेकिन देखिए जब दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो हमने कहा है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश दो अगर रहेंगे समान तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसका निरूपण करेंगे तो ये R1 होगा वेक्टर, ये R2 वेक्टर होगा, जो परिणामी सदिश होगा R21 R2 माइनस R1 होगा, R2 माइनस R1 होगा। यहाँ पर कह रहा है कि आवेश की मात्रा अगर 0 से बड़ी हो गई और एक दूसरे के क्या है, एक समान आवेश है
तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और उसका ये परिणामी वेक्टर सिंपल सा दिया है। यहाँ पर आकर्षण बल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर Q1 Q2 है और इसका मान क्या है 0 से क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, तो उस समय उसमें परिणामी वेक्टर वो कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। नेक्स्ट अब जो कूलाम का नियम है, इसका जो सदिश जो समीकरण है, बल एक सदिश राशि हम लोग जानते ही है। बल एक क्या है सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इस वस्तु पर बल लगाएंगे तो जिधर बल लगाएंगे उधर ये वस्तु जाएगी। तो इसलिए बल एक सदिश राशि है। इसकी दिशा आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसलिए इसका वेक्टर टर्म में अगर कूलाम का फार्मूला है, जो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल का जो फार्मूला है, अगर इसका सदिश निरूपण अगर करें, F21 इज इक्वल टू होता है 1/4 Q1 Q2 बाई R12 और कैप R वेक्टर 1 and 2 ठीक। कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया पर फॉलो करता है, और क्रिया प्रतिक्रिया नियम में सिंपल सा कहा गया है ये कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के हिसाब से किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उतना ही प्रतिक्रिया बल भी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। नेक्स्ट चलते हैं बहु आवेशों के बीच बल। अगर मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा आवेश है, अभी तो हम लोग दो ही आवेशों के बारे में पढ़े हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन अगर दो से अधिक आवेश रहेंगे, जब एक से अधिक आवेश उपस्थित हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य सभी आवेशों पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। स्वतंत्र क्रिया क्या होती है कि इन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति को प्रभावित नहीं करता है। मतलब दो आवेश के बीच जो भी बल लग रहा है वह तीसरे आवेश की उपस्थिति से कोई उस पर प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। सदिश योग कहता है कि अगर किसी बिंदु पर कई प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं तो उनका कुल योग जो होता है वो F नेट बराबर F1 प्लस F2 प्लस जितने प्रकार के बल कार्य करेंगे उस बिंदु पर उस आवेश पर उन सभी का बीजगणितीय योग सिंपल सा हम लिख देंगे। ओके, अगर फिर नेक्स्ट चलते हैं भाग 4 है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कहेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण कोई दूसरी वस्तु कोई दूसरा आवेश उस क्षेत्र में आता है तो उस पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी उसका वो अनुभव करता है, उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। उसको कहते हैं, उसको क्या हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग कहते हैं गांव की भाषा में कहते हैं कि ये जो डॉग है इसका ये क्षेत्र है, ये कुत्ते का क्षेत्र है। उस एरिया में कोई दूसरा आता है तो ये भौंकने लगता है, ये कहता है कि हमारे एरिया में कोई पैसे आ गए। उसी प्रकार से ये है, इसमें सिंपल सा कहता है कि अगर देखिए भाई हम यहाँ पर एक आवेश रख दिए हैं, एक आवेश हम यहाँ पर रख दिए हैं तो यह एक अपना निश्चित क्षेत्र बना देगा, और इस क्षेत्र के भीतर अगर कोई भी आवेश आ रहा है, इस क्षेत्र के भीतर कोई भी आवेश आ रहा है तो वह क्या करेगा, यह जो आवेश होगा यह उसको प्रतिकर्षित करेगा। मान लेते हैं टेस्ट चार्ज Q0 हम यहाँ पर ले आए, Q0 यहाँ पर क्या कर दिए हम ले आए, तो इस आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल लगेगा। तो सिंपल सा ये मतलब है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई भी परीक्षण आवेश ले आने पर उस परीक्षण आवेश पर या तो आकर्षण बल
या तो प्रतिकर्षण बल, दोनों में से कोई एक का अनुभव करेगा तो उसे ही वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फार्मूला होता है कि एकांक अगर परीक्षण आवेश Q नॉट है और उस परीक्षण आवेश को हम क्या कर दिए हैं, विद्युत क्षेत्र के भीतर ले आए हैं, तो उस पर कितना विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है, कितना उसको फोर्स से अटैक कर रहा है या रिपल्सन कर रहा है, उसके लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश है प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक यहाँ पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमको अगर निकालना है, इस बिंदु पर इस आवेश के कारण कितना बल कार्य करता है, कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी, तो उसके लिए फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान उनके बीच की दूरी का वर्ग, यानी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान r स्क्वायर, यानी विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अगर चलते हैं तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो कोई भी आवेश है वो अपने चारों ओर क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं को छोड़ता है। भाई हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब विद्युत बल रेखाएं जहां तक अपना प्रभाव डालेंगी वहां तक का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो वह क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, विद्युत बल रेखाओं के उत्पन्न होने से। तो विद्युत बल कोई भी आवेश है वो अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाएं या तो उत्पन्न करता है या अपने अंदर आवेश को अपने अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को संरक्षित करता है या लेता है। ठीक है, तो हम देखिए हम अभी पढ़ाए हैं कि आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। जो धनात्मक आवेश है, देखिए ये धनात्मक आवेश ये अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न करता है। ये देखिए अपने चारों ओर क्या कर रहा है, विद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए इस धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है। क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है। यहाँ पर देखिए विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है। बस ये जान लीजिए कि धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। ऋणात्मक आवेश क्या करता है, विद्युत बल रेखाओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। धनात्मक क्या करता है, विद्युत बल रेखाओं को अपने बाहर की ओर निकालता है। ये प्रकृति का नियम है कि जो धनात्मक चीजें होती हैं, जो अमीर होता है वही दान करता है। ये प्रकृति का नियम है कि आपके पास कुछ रहेगा तभी तो देंगे। तो इस धनात्मक के पास क्या है, इसके पास है विद्युत बल रेखाओं को बाहर निकालने का गुण है। ये ऋणात्मक के पास क्या है, ये विद्युत बल रेखाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक ना, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर क्या होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, और ऋणावेश पर जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ओके, क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब कि यहाँ पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है उसको ये बता रही है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को ये प्रदर्शित करती है, इसीलिए इसको ई से इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। बस ये जान लीजिए कि धनात्मक आवेश अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाओं को निकालता है, छोड़ता है। ऋणात्मक आवेश अपने चारों ओर आने वाली विद्युत बल रेखाओं को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित कर लेता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्षेत्र रेखाओं के मुख्य गुणधर्म। ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये कभी भी क्या होता है, एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर कट गया विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असम होंगी, ठीक ना। इसलिए इसमें कहा गया है कि मान लेते हैं कि यहाँ से ये प्लस क्यू आवेश है, इसमें बताया है जैसे देखिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो हमने कहा कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यह अपने चारों ओर क्या करेगा, विद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न करेगा। इस तरह से विद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न कर लिया। जब विद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न कर लिया, मान लेते हैं कि यहाँ पर भी एक प्लस क्यू आवेश हमने, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया। ये भी क्या करेगा, अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये विद्युत बल रेखाएं गई और इसको काट दी, कहे कि ऑटो जी आई जाए इसको काट दी, ऐसा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि कहता है कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा हो सकती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये विद्युत बल रेखा दूसरी विद्युत बल रेखा को काट दी, मान लेते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दी। अब जब कटान बिंदु को अगर देखेंगे तो कटान बिंदु पर तो दो दिशा हो गया, एक इधर की ओर दिशा हो गया, एक इधर की ओर दिशा हो गया, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो गई। तो यही इम्पॉसिबल है, यही संभव नहीं है। यानी अगर कोई कहे कि क्या विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, काट सकती हैं, तो इसको सिंपल सा कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। ओके, तो एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, जिसको हम बताएं, ठीक ना। बंद लूप नहीं बनाती, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत। ये चुंबकीय बल रेखाएं जैसे एक दूसरे को एकदम ये वक्राकार लूप बनाती हैं, वैसे ये लूप नहीं बनाती हैं, ठीक ना। सघनता और तीव्रता, जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र तीव्र होता है, जहां दूर दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ही पास पास है तो क्या होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास है, तो यहाँ पर जो विद्युत बल कार्य करेगा वह बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। जहां पर विद्युत बल रेखाएं थोड़ा दूर दूर होती हैं वहां पर जो विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा वह कम कार्य करेगा, यानी दुर्बल होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव। अब आ गया वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अगर देखा जाए वैद्युत द्विध्रुव तो हम सिंपल सा कर सकते हैं कि समान परिमाण एक ऐसा निकाय जिनके सिरों पर समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी या 2d दूरी पर स्थित हो,
तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अगर देखा जाए तो इसको तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने का फार्मूला है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने का ये है फार्मूला है। उस पर क्वेश्चंस हैं, तो अगर इसको किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम लेंगे और नेक्स्ट डे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी निरक्षीय स्थिति और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लेंगे और दूसरे दिन ये चैप्टर फिनिश। तो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। थैंक यू।